हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखित रावण नर्सिंग होम में नामक शीर्षक के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। इसमें पहला आपका दिया था कि मैंने बहुतों से लेके आपका सुरक्षित रहे। आप बुक से देख लीजिए ये पैसेज आप, और उस पे जो आधारित आपके प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखा है। पहला प्रश्न था उसमें उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है रावण नर्सिंग होम में। देखिए हर चैप्टर से एक कॉमन प्रश्न है कि आपको चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम जानना अनिवार्य है। यदि आप जानते हैं तो आपको 2 अंक एकदम कन्फर्म ही मिलेंगे, क्योंकि यह 10 नंबर का प्रश्न आता है। गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर जो आते हैं 5 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के 2-2 अंक रहेंगे, जिसमें सबसे आसान तो यह होता है अगर आपको पाठ का नाम पता है, मुश्किल से 5-6 चैप्टर है वही आपको याद करना है और उनके लेखकों के नाम याद करना है, और लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए यह जो प्रश्न होता है आपको अंक दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एग्जामिनर आपको समझ लेता है कि आपके सोचने समझने की क्षमता क्या है। उसके आधार पर ही बच्चे रेखांकित अंश की व्याख्या कर पाते हैं। देखिए यहाँ लेखक कहता है कि मैंने संसार में, करें कि संसार में मैंने ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा है। मैंने तो बहुत सारे हर प्रकार के लोगों को देखा है जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं से लोगों को अपना बना लेते हैं। मतलब किसी के अंदर अलग अलग तरह की कलाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो अन्य बच्चे उसके तरफ आकर्षित होते हैं कि वाह क्या कितना बेहतरीन क्रिकेट खेलता है। कोई फुटबॉलर है, कोई वॉलीबॉल खेलता है तो बच्चे उसके तरफ आकर्षित होते हैं कि कितना अच्छा ये फुटबॉल खेलता है, कितना अच्छा ये वॉलीबॉल खेलता है, या अपनी विशिष्ट क्षमता के कारण कि वह कितना अच्छा पढ़ने में है, कितना अच्छे पढ़ने में है। इस तरह से व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होते हैं एवं अपार यश अर्जित करते हैं, और वह इसकी वजह से मतलब लोगों के माध्यम से वह यश और कृत्य की मतलब समझिए कि एक खजाना ही अर्जित कर लेते हैं। कुछ लोग अपने रूप सौंदर्य द्वारा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि बहुत ही सुंदर होते हैं, अपनी सुंदरता से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आप देखना नहीं चाहते फिर भी आप क्या करते हैं, देख लेते हैं उस सौंदर्यता की तरफ। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सौंदर्यता के माध्यम से लोगों को आकर्षित करते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास अपार धन होता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत सारा धन होता है और वह अपने धन के माध्यम से, यानी धन के बल के माध्यम से लोगों के ऊपर अपना प्रभाव क्या करते हैं, जमाते रहते हैं। बहुत धनाढ्य लोग होते हैं, वो पैसे के बलबूते लोगों के ऊपर प्रभाव जमाना प्रारंभ कर देते हैं या दूसरों को आत्मीय बना लेते हैं। यानी समझिए कि आत्मीय यानी अपने आत्मा अपने मन के अनुरूप जो चाहेंगे वही वह क्या करते हैं। वो चाहेंगे आज अपने खेत में जाना तो उनको अपने खेत में नहीं जाना देंगे, क्योंकि वह धन की अपारता के कारण उनको एकदम समझिए गुलाम बना लेते हैं। परंतु आज लेखक ने एक ऐसे अद्भुत नारी को देखा है। इस मतलब रावण नर्सिंग होम की जिक्र की गई है, उसमें एक ऐसी अद्भुत नारी को लेखक ने देखा है कि जिसने मानवता के लिए सर्वस्व समर्पित करके दूसरों की श्रद्धा और आदर को क्या किया है, प्राप्त किया। यानी जिसने मानवता के लिए सर्वस्व अपना पूरा जीवन ही त्याग कर दिया है, और त्याग करने के बाद से तब जाके वह दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा है। उस रावण नर्सिंग होम में लेखक ने समर्पण और प्राप्ति, देखिए कोई भी चीजें जैसे व्यक्ति के अंदर ये अभिलाषा होती है अगर मैं कुछ समर्पित करता कुछ देता हूं तो मुझे भी उसके बदले में प्राप्त होगी। तो कह रहा कि कौन सा अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा है, तो लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा है कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। यानी कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कब होती है, जब वह पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है। लेकिन एक दूसरा जो व्यक्ति है उसका जीवन इसीलिए बना है कि दूसरे के जीवन की पीड़ा को हमेशा क्या कर देना है, दूर कर देना है। अर्थात इसी के सौम्य स्वरूप को लेखक ने रावण नर्सिंग होम में देखा। चौथा प्रश्न है, प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है।
आप सभी जानते हैं कि प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर यह प्रभाव पड़ता है कि वे अपने गुणों के द्वारा दूसरों को अपना बना लेते हैं। अपने गुण के माध्यम से दूसरों को अपना बना लेते हैं। देखते हैं कि गुणी व्यक्तियों के साथ, गुणी लड़कियों के साथ तमाम उसकी सहेलियां बन जाती हैं। जिसके पास अवगुण होता, नहीं गुणी होती है, तो उनकी सहेलियां बनने के लिए भी तैयार नहीं होती हैं, दोस्त बनने के लिए नहीं तैयार होते हैं। यानी जो गुणी व्यक्ति होता उसके साथ कई उनके साथ लगे रहते हैं। 5वां प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किसकी झांकी प्रस्तुत की है? तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने भारत रत्न, विश्व प्रसिद्ध मानव सेविका मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं आत्मत्याग की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। इस तरह से 5वां प्रश्न। आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक इस चैप्टर की व्याख्या को नहीं देखे हो तो इस चैप्टर की व्याख्या को एक बार आप अवश्य देखें। अगर कायदे से देख लेंगे, आपको एक भी प्रश्न लिखने के उत्तर की कोई दिक्कत नहीं होगी। चेंज कर दे वहां पे एग्जाम के दौरान आपके मतलब कि पैसे चेंज कर दे, फिर भी आप लिख लेंगे। मतलब ध्यान से पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। ये दूसरा पैसेज है, यह अनुभव से लेकर सर्वोत्तम जोत तक है। इसमें पहला प्रश्न वही था कि लेखक का नाम और शीर्षक का नाम लिखना था, वह पहले वाले पैसेज में भी हम लोग लिख चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। मदर मार्गरेट इंदौर के नर्सिंग होम की सर्वाधिक वृद्ध नर्स हैं। लेखक ने वहां रहकर देखा कि उस नर्सिंग होम में जो जितने वृद्धा नर्स है वह उतने ही अधिक सेवापरायण, कर्तव्यपरायण, क्रियाशील, प्रसन्न और मुस्कानमयी है। यानी लेखक ने देखा कि उसमें 3 थी, एक मदर मार्गरेट, क्रिस हेल और मदर टेरेसा, जिसमें मदर मार्गरेट सबसे बूढ़ी थी और सबसे युवा क्रिस हेल थी और मध्य की आपकी समझ लीजिए कि 45 की थी उस दौरान मदर टेरेसा। तो कह रहा कि यह बूढ़ी तो थी, छोटी थी कद में, लेकिन इतनी फुर्तीली और इतनी कर्तव्यपरायण, इतनी क्रियाशील और इतनी प्रसन्न और मुस्कानमयी थी कि मतलब कि उसकी तुलना भी कह रहे थे कि मैं अगर किसी से तुलना करूं, उनके शब्द में अगर मतलब उनकी तारीफ में कोई शब्द करूं, वो भी छोटा नजर आता है। दूसरा प्रश्न है, भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में क्या अंतर देखने को मिलता है? भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में भिन्न भिन्न अंतर देखने को मिलता, स्वाभाविक सी बात है। भिन्न भिन्न प्रांत में जाएंगे तो भाषा में भी भिन्नता मिलेगी। कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? अब देखिए, तो सबके हृदय में ये चीजें उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के हृदय में केवल घृणा ही भरी है। घृणा है, प्रेम है, सौहार्द है, ये सारी चीजें हर व्यक्ति के हृदय में भरी हुई है। कह कि सबके हृदय में एक अद्भुत ज्योति प्रज्वलित है, वह है सेवा और प्रेम की ज्योति। यानी सबके मन में आती है कि सेवा करें। सेवा और प्रेम की जो ज्योति है, यह सबके हृदय में विद्यमान है। यही ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। यानी विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है सेवा और प्रेम की ज्योति। और 5वां और आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें 2 ही आपका दिया हुआ था पैसेज। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रांकन किया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने रावण नर्सिंग होम में समर्पित भाव से सेवारत और सर्वाधिक वृद्धा नर्स मदर मार्गरेट के मुस्कानमय जीवन का चित्रांकन किया है। इस तरह से जो भी 2 आपके गद्यांश दिए थे, उन गद्यांशों के हम लोग उत्तर लिख लिए। और अंत में आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप लोग चैनल पे अभी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक भी करें। और यदि लगातार मान लीजिए कि आप बने हुए हैं, तभी भी मतलब जो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।